चलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसन बा? पिछली क्लास में क्या पढ़ा था भाई? पिछली क्लास में सबसे भयंकर क्लास थी, है ना? जिसके आगे अब बाकी क्लास, है ना, लुल लुल सी क्लास है, हम डेली डेली सी क्लास है ना, बिल्कुल। इसलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना? जो था पिछली क्लास में छुपा था, बाकी सब तो बेकार की बातें हैं सर, ठीक है ना? सबसे पहली बात, अगर कैपिटल गेन में कोई चीज सीखने की है तो वो है सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सब में तो अकाउंट्स वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है ना? तो अकाउंट्स वाला फॉर्मूले बता देता है अकाउंट्स वाले भैया। सेल ऑफ असेट्स माइनस कॉस्ट, यही टाई कह रही है। सेल को मैं बोलूंगी सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट को मैं बोलूंगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग में फॉर्मूले थोड़े से अलग बनाए। उन्होंने बोला लैंड एंड बिल्डिंग में मैं दो चीज चेक करूंगी। अगर सेल हुई है बाबू, अगर सेल हुई है कब? अगर सेल कब हुई है? आफ्टर, बोलो भाई, घबरा कह रहे हो? हाँ, अगर सेल हुई है आफ्टर 23 जुलाई, आफ्टर 23 जुलाई, तो क्या होगा? तो इंडेक्स करेंगे और नॉन इंडेक्स करेंगे, खेल खत्म, कंपेयर करेंगे, जो पिछला क्वेश्चन कराया था, ठीक है ना? वीडियो देख के आओ पिछली वाली, तो कम समझ में आएगा फिर आज, मतलब देखनी पड़ेगी ना। मतलब दो ही क्लास हुई है कैपिटल गेन की, आज तीसरी क्लास है ना। पहली तो बेसिक थी, जो प्रैक्टिकल थी वो पिछली क्लास थी ना। अगर अगर 23 जुलाई 24 से पहले बेच दी तो सिर्फ इंडेक्स करेंगे, ठीक है, राइट? फिर भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, फिर तो सेम फॉर्मूला है, चाहे वो लैंड और बिल्डिंग हो, चाहे वो अदर सोर्स हो। तो यहां लैंड और बिल्डिंग कौन सी होनी चाहिए? लटका, तभी ये होगा। लटका है तभी इंडेक्स होगा। अब लैंड एंड बिल्डिंग हो चाहे अदर एसेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, राइट? लैंड एंड बिल्डिंग हो चाहे अदर एसेट हो, फॉर्मूला क्या लिखा था बाबू? सेम था, ठीक है? यानी कि लैंड और बिल्डिंग लॉन्ग टर्म में लोचा है, बाकी किसी एसेट सब में फॉर्मूला क्या है? सेम है, ठीक है ना? फिर हमने, अरे मौसी वाली बातें याद आ गई, फिर मौसी वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ ली थी, ठीक है? बोलो भाई, कोई को इग्नोर मारते हैं, कोआ का इंडेक्स करते हैं। लैंड और जो मजा है इंडेक्सेशन का वो सिर्फ लैंड और बिल्डिंग को है, अदर एसेट को नहीं है। अगर तुमने लैंड और बिल्डिंग को क्या कर दिया? इंडेक्स कर दिया, मजा ले लिया, तो कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, इस साल कोई सेट ऑफ भी नहीं होगा। ये तीन खतरनाक साइड इफेक्ट थे, है ना? यानी कि अगर मुझे कैपिटल गेन में एग्जम्पशन का मजा लेना है तो फिर मुझे इंडेक्स नहीं करना। तो ताई ने बोला लैंड एंड बिल्डिंग का इंडेक्स सिर्फ इसलिए है ताकि तुम टैक्स लायबिलिटी का बेनिफिट उठा सको, लेकिन वो भी विदाउट एग्जम्पशन, है ना? तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर तुम देखोगे तो ताई ने बहका रखा है, प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोग एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल होते हैं उनको हमेशा ज्यादा फायदा होता है। फिर मैंने बात, तो जब मैं पता लग जाएगी बात, तो जब हम एग्जम्पशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैंने तो बताया था कि ताई ने एग्जम्पशन बता रखी है। अगर तुमने घर खरीदा है, सॉरी घर बेचा है, तो घर बेच के जितना भी प्रॉफिट आया उसको कहां कर दो? दूसरा घर ले लो, तो जितना प्रॉफिट है सारा माफ कर दूंगी। अगर मैंने घर बेचा, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 50 लाख का, तो मैंने उसी 50 लाख से नया घर ले लिया, तो वो 50 लाख रुपए का जो कैपिटल गेन आया था वो क्या हो जाएगा? एग्जम्पशन एग्जाम करके नील हो जाएगा। भाई मेरा कैपिटल गेन आया 50 लाख, मैंने कितना घर दे दिया? 50 लाख का नया घर ले लिया, तो वो 50 माइनस कैपिटल गेन क्या आ गया? नील। अब जब मुझे पूरे 50 लाख घटाने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन ये 50 लाख कैसे आना चाहिए? नो इंडेक्स, तो भाई फिर मैं इंडेक्स करूंगा क्यों, जब मुझे पूरे पूरे पूरा घटाने के लिए मिल जाएगा, है ना? समझ में आई ना बात? तो प्रैक्टिकली तुम देखोगे भाई कि एग्जम्पशन का सहारा, है ना, जरूर लेते हैं लोग, एग्जम्पशन का सहारा जरूर लेते हैं लोग। कोई इंडेक्स के चक्कर में एग्जम्पशन नहीं देता, लेकिन हमें एग्जाम में क्या करना पड़ेगा? दोनों से दिखाना पड़ेगा कि अगर मैं एग्जम्पशन नहीं लेता तो मेरा कैपिटल गेन पे इतना टैक्स आएगा 20%, और अगर मैं एग्जम्पशन लेता हूं तो कैपिटल गेन पे मेरा टैक्स आएगा 12.5%। एग्जाम में क्योंकि क्लाइंट को बतानी पड़ेगी ना ये बात, भाई क्लाइंट को तो बताओगे ना ये बात कि भाई मर्जी है तेरी। समझ में आ गई बात? वो प्रूफ करनी पड़ती है ताई को रजिस्ट्री देके।
जो मैंने घर बेचा होगा उसमें रजिस्ट्री मैंने किसी और के नाम की होगी, घर की रजिस्ट्री, और जो मैंने घर खरीदा होगा तो जिससे खरीदा होगा उसकी रजिस्ट्री अपने नाम की होगी, ताई को रजिस्ट्री देनी पड़ती है। जिसे बोलते हैं सेल परचेज का, घर का कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं प्रैक्टिकल भाषा में रजिस्ट्री। ठीक है, तो सर ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब सब बातें सारी लड्डू लड्डू है, लड्डू लड्डू है ना। उम्मीद है वो छुट्टी हुई थी कुछ इमरजेंसी में उस दिन, तो तुमने डिडक्शन की वीडियोस देखी होंगी, है ना, देख लेना, नशा मत करना। मतलब वो आधे आधे घंटे की है, वो तुम्हें लग रहा है, वो मैंने जानबूझकर ना रिकॉर्ड की थी जब, तो आधे आधे घंटे की रिकॉर्ड कर रखी, जैसे 80D का एक रिकॉर्ड किया। अब उसी को मैं 2 घंटे पढ़ा दूंगा तो वो डिडक्शन 5-6 हो जाएंगी, है ना। तो छोटे छोटे स्लॉट में रिकॉर्ड कर रखी है। जैसे 80D है तो आधे घंटे की रिकॉर्ड कर दी, 80DD है, U है तो 15-20 मिनट की रिकॉर्ड कर दी। तो हर स्लॉट के अलग अलग कर रखी है। आसान है, मुश्किल नहीं है डिडक्शन। अब सर आज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, है ना, मजेदार बात। अब ये बताओ दीदी, ये कान के कुंडल असली है नकली है? क्या बात है कह रही असली। क्या नाम है? प्राची। ओ वो भी प्राची, तुम प्राची, प्राची स्क्वायर। आज दूसरी वाली क्यों नहीं आई? यार अपने दोस्तों का तुम पता नहीं लगते। अब सुनो ध्यान से। अब प्राची के पिताजी ने पापा ने प्राची को गिफ्ट किए जब प्राची छोटी थी। मान लो जब प्राची 10 साल की, पापा ने बोला चल 10 साल की है ना, तो कर्ण छेदन संस्कार इसका कर देते हैं, और पापा ने गोल्ड के डायमंड के क्या दे दिए? ईयर रिंग दे दिए, है ना। लड़की भी हमारी खुश हो गई। तो पता लगा प्राची को ये दिए। प्राची कब होता बर्थडे? कौन सी जुलाई? 30 जुलाई। मान लो ये प्राची को दिए 30 जुलाई 2018 को, ठीक है, लेट्स है ना, कि 30 जुलाई 2018 को ये गोल्ड के ईयरिंग प्राची को मिले। फिर प्राची आई अपनी क्लास में, आई कि नहीं आई? ठीक है, ये चलो कहते हैं 30 जुलाई 2018 को पापा ने बाय किए, पापा ने बाय किए। फिर जो सेरेमनी हुई वो हुई मान लो 2021 में। कब हुई? 2021, 30 जुलाई 2021 को सेरेमनी हुई, और पापा ने गिफ्ट कर दिए। किसको? प्राची को गिफ्ट कर दिए। जब पापा ने गिफ्ट किए तो क्या प्राची के लिए टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? हमने रेजिडेंशियल स्टेटस में एक बात पढ़ी थी, गिफ्ट फ्रॉम, भूल मत जाना भाई, रेजिडेंशियल स्टेटस एग्जाम में आता है, 6 नंबर का चैप्टर है वो रेजिडेंशियल स्टेटस, और आता ही आता है, ठीक है, समझ रहे हो बात। अब तक जो मैं तुम्हें चैप्टर कराए हैं उन सब में से क्वेश्चन आता है। वो लक्की ड्रॉ वाले चैप्टर नहीं है, जो लक्की ड्रॉ वाले हैं वो एंड में करते हैं हम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एडवांस टैक्स, है ना। तो इस तरह के छोटे मोटे कुछ है ना, क्लबिंग, ये है जो लक्की ड्रॉ हर बार बदल के आते हैं। लेकिन जो आने ही आने हैं भाई उनको तो नहीं छोड़ सकते ना। टैक्स लायबिलिटी आनी है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन आना ही आना है, ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस आना ही आना है। तो उनमें आप पंगे नहीं ले सकते, तुम कर लेंगे, है ना। और मजेदार बात है कि भैया जैसे सैलरी हो गया, पीजीपी हो गया, ये कंपलसरी क्वेश्चन में आता है, तो इनको तो छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। अब यहां पे हमने पढ़ा था कि अदर सोर्स में लिखा है 56(2)(x) वाला सेक्शन है जो कहता है गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट। तो ये एग्जेम्प्ट हो गया प्राची के लिए। फिर प्राची भैया अपनी क्लास में आई, है ना, अपने प्रीवियस ईयर में आई। अपने प्रीवियस ईयर में प्राची को मिले खतरनाक दोस्त, प्राची की दोस्त प्राची स्क्वायर, और ये कौन है? गुड़िया, रिया, ठीक है राइट। तो रिया मिल गई, पीछे मिल गए भाई खतरनाक दाढ़ी वाले, है कि नहीं बात। तो इन सब ने इसको समझाया कि ये बता, ऋतिक रोशन का बहुत साल पहले गाना आया था, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, है ना। तो ये बता मैंने ऊपर कुछ लेके जाएगी तू, मतलब जब तू जाएगी ऊपर अल्लाह को प्यारी होगी तो क्या कम से कम निकम में ढंग से तो बोल ले। अरे मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि मतलब जब ऊपर अल्लाह को प्यारे होंगे हम, तो ये तो यहीं रह जाएंगे, है कि नहीं बात। ये कौन से ऊपर भगवान के चढ़ाने होते हैं, ये तो यहीं रह जाएंगे मृत्यु लोक पर। तो कहने लगी हाँ यार क्या तो सही रहा यार, सब कुछ क्या होगा, यहीं रह जाएगा, बॉडी भी यहीं रह जाती, जला देते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, तो है ना, राइट। तो भाई सब कुछ तो यहीं रह जाना है,
तो कहने लगे यार देख सब कुछ जब यहीं रह जाना है, ऊपर कुछ ले जाना ही नहीं है, तो फिर जिंदगी में मजे क्यों नहीं कर रहे? और मजे किससे होंगे? जब पैसा होगा। तो एक काम कर, बेच दे, एक काम कर। तो भैया इसकी बुद्धि बना, इसकी बुद्धि फिरा के तुमने इसके पापा के दिए हुए कुंडल क्या करवा दिए? अपने प्रीवियस ईयर में देखो इतने खतरनाक वाला कहीं बिकवा दिए। अब जैसे ही प्राची ने अपने प्रीवियस ईयर में अपने कानों के कुंडल सेल कर दिए, तो सेल करने में ताई बोली देख अब तूने इतनी बात जान ली कि ऊपर कुछ नहीं जाता, तो कम से कम तू नीचे मजे ले रही, थोड़े मुझे भी लेने दे। तो टैक्स तो तेरा बनता है, क्योंकि तू कुंडल बेचे तो क्या होगा? कैपिटल गेन आएगा, गोल्ड हो गया। तो कैपिटल गेन में क्या आएगा? अभी तो टैक्स किसके लिए निकलेगा? पापा के लिए या प्राची के लिए? बोलो, प्राची के लिए। बेच कौन रहा है? मजा टैक्स का मतलब ये खुद तो सोचो कि बेच रही है, ये पैसा आएगा इसकी जेब में, टैक्स वसूल लो पापा से, तो गलत नहीं है? तो कौन टैक्सेबल होगा? तो असेसी कौन हुआ इस केस में? तो असेसी है भैया, प्राची दी क्या हो गई हमारी? असेसी हो गई, है ना। अब अमाउंट देख लेते हैं। पापा ने ये खरीदा था फॉर एग्जांपल 50,000 का। जब ये गिफ्ट किया 2021 में, तब ये 50,000 की चीज होगी फॉर एग्जांपल 75,000 की। और जब इसने बेचा तो ये हो गया मान लो 90,000 का। इस तरीके से दोस्तों ने मिलकर 90,000 का में दावत करनी शुरू कर दी। अब लेकिन प्राची ने एक बात बोली, प्राची ने बोला जितना तू पढ़ा लिखा है ना, वो दाढ़ी वाले भैया, जितना तू पढ़ा लिखा है उतना मैं भी पढ़ी लिखी हूं, पापा के साथ गद्दारी नहीं करूंगी। मैं पापा को 50,000 नहीं, अरे छोटी बात कर दी, कितनी दूंगी बोलो? हाँ, इससे ज्यादा ही देना पसंद करूंगी, और मिनिमम इतना तो दूंगी। जो पार्टी होनी है वो किससे होगी? प्रॉफिट से होगी, कैपिटल गेन से पार्टी होगी। ठीक है, गेन आएगा तो पार्टी होगी। तो दोस्त कह रहा था गेन आएगा क्यों नहीं, पापा से पूछ दो कितने का बिल है पापा का, कहेंगे नहीं बात, तो गेन तो आएगा नहीं है। गोल्ड की वैल्यू तो बढ़ी है भाई 10-12 साल में, तो भाई गोल्ड की वैल्यू बढ़ी, गेन तो आएगा ही। अब प्राची ने बोला देख भाई पहले कैपिटल गेन निकाल लेते फिर करियो पंगेबाजी। तो हमने बोला पहला पीरियड ऑफ होल्डिंग एज पर पहले बताओ गोल्ड एसेट है या नहीं है? तो कैपिटल गेन का पौधा सेक्शन 214 गोल्ड इज एन एसेट। पीरियड ऑफ होल्डिंग किससे निकलती है? 242A लटका सटका। तो लटका है सटका है? लटका सटका को बोलते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग गोल्ड कितने साल में बड़ा होता है? 24 महीने। तो 24 महीने बाद बेचा ही नहीं बेचा? अब सुनना खतरनाक बात है ना, लटका जो है सबसे खतरनाक बात, वो किससे लगाओगे? यहां से लगाओगे या यहां से लगाओगे? 18 से 21 से? अच्छा मैं इसे कर दूं मान लो 23, 24, तो 18 से लगाओगे, किससे लगाओगे? हाँ, तो एक बात, लटका सटका उससे नहीं देखा जाएगा जिसको गिफ्ट मिला, लटका सटका किससे देखा जाएगा? तो यानी कि पीरियड ऑफ होल्डिंग किससे पूछना है? पापा से पूछना, पापा बताएंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो देखो पापा से पूछना, तो इतनी बात तो है कि भेद राज तो खुल जाएगा। पापा बिल दिखाना तेरा, बिल में डेट लिखी हुई कब खरीदा था आपने गोल्ड। तो पापा कह रहे तू क्या कर रही है बिल का, है कि नहीं बात? तो पापा से पूछना पड़ेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग, ताकि पापा को सच्चाई पता लग जाए। तो पापा से पीरियड ऑफ होल्डिंग पूछे तो असेट क्या होगी मेरी बाबू? बताओ सेल कंसिडरेशन कितना? 90,000, फिर माइनस कोआ। अब बताओ कोआ कौन सी लेनी है, 75 या 50? बोलो क्यों? 50 में है, वो तो गिफ्ट वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब कोआ भी किससे पूछनी है? पापा से पूछनी है। ठीक है, समझाई बात? तो कोआ कितनी घटाएंगे? 50। ठीक है, और अब कैपिटल गेन कितना आ गया? अब बताओ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा लॉन्ग टर्म? हाँ, क्योंकि असेट लंबी है तो कैपिटल गेन भी लंबा, यानी चाशनी मीठी है तो रसगुल्ला भी मीठा होता है। असेट लटका है तो गेन भी लटका होगा। बाबू कितने रुपए? अब क्या 40,000 की दावत उड़ा दी जाए? नहीं, किससे पूछोगे? ताई से टैक्स नहीं देना ताई का। ठीक है, तो ये कहां जाएगा बाबू? ये जाएगा ब्रेकअप पार्टी में। कहां जाएगा? अब ये ब्रेकअप पार्टी में जाएगा तो किस सेक्शन के तहत जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ज्वेलरी। किस में जाएगा? राहुल जी, केजरीवाल जी, सोनिया जी या बैलेंस? सोनिया जी। भैया ब्रेकअप पार्टी मत भूल जाना। सेक्शन सोनिया जी का 112, और 112 क्या कहता है कितना परसेंट टैक्स देना बाबू?
12.5%। 12.5% का टैक्स इसलिए मैं मान रहा हूं कि तुम्हारी अदर इनकम 2.5 लाख से ऊपर है। अगर अदर इनकम 2.5 लाख से नीचे आ गई या न्यू स्लैब में अदर इनकम न्यू स्लैब से नीचे आ गई तो एग्जम्पशन का सहारा सोनिया जी को मिलता है नहीं मिलता? मिलता है। लेकिन याद आई ना बात? तो याद रखना ये बात। तो टैक्स हो जाएगा 12.5%। अब मान लो अगर प्राची की अदर इनकम 2.5 लाख से ऊपर है या न्यू स्लैब से ऊपर है तो 40,000 का 12.5% कितना? तो 5,000 रुपए। यानी दीदी एक बात ध्यान रखना, दावत देनी है निकम्मों को तो कैसे देनी है? 35 की दे सकती हो दावत तुम। बोलो। तो 3 बातें समझ में आई। इस कॉन्सेप्ट को बोला गया असेसी तो कौन है? प्राची। लेकिन सब कुछ पूछा किससे जा रहा है? पापा से। तो पापा वाले और प्राची वाले कॉन्सेप्ट को बोला जाता है प्रीवियस ओनर। क्या बोला जाता है बाबू? प्रीवियस ओनर। प्रीवियस ओनर। ठीक है। तो बताओ असेसी कौन? असेसी प्राची, पीरियड ऑफ होल्डिंग पापा, और कोआ भी कौन? कोआ भी पापा। कोआ भी पापा। समझ गए? बोलो भाई। समझ गए ना? नोट कर लिया? अब बाबू ये होमवर्क है क्वेश्चन। मैं वीडियो तुम्हें दे दूंगा कि कहां पे लिखा है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और मजेदार बनाते हैं, और मजेदार बनाने के लिए इसको ज्वेलरी काटकर हाउस कर देते हैं। अब आएगा गाढ़ा मजा। अब मजा आएगा। अब इसमें बताओ असेसी कौन है? इसमें असेसी हुआ सन ऑफ सरदार, ठीक है ना? राइट। तो असेसी सन ऑफ सरदार है, और बेचेंगे तो कब होगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग पापा से लेनी है, कोवा भी पापा से। अब ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है? तो तुम्हारे क्वेश्चन होंगे होमवर्क के 131, 32, 33, 34, 35। कोई बात नहीं, मैच कर लेना, एक बार आ जाएगा आंसर, घबराओ मत। ठीक है भाई, बताओ प्रीवियस समझ में आ गया ना? ठीक है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं इसी में। अब अगर मान लो लैंड और बिल्डिंग है, प्रीवियस ओनर में क्या है बाबू? लैंड और बिल्डिंग है, हो भी सकती है ना, हो नहीं सकती? अब अगर यहां ज्वेलरी थी और मैं कह रहा हूं अगर यहां पर ज्वेलरी की जगह प्राची ने लैंड और बिल्डिंग बेची, व्हाट इफ द कॉन्सेप्ट इज द प्रीवियस ओनर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग? अगर भाई अगर लैंड एंड बिल्डिंग है तो ये बताओ, यहां करके दिखा रहा हूं भाई, यहां सेम डेटा ले लेते हैं, डेटा सेम ले लेते हैं हाइपोथेटिकल कि 50,000 को तुम चाहे 50 लाख मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लो इसे 50 लाख कर लेते हैं, इसे 75 लाख कर लेते हैं, इसे 90 लाख कर लेते हैं। ठीक है भाई, समझ गए ना आप? और ये हो गया हमारा 90 लाख। अब ये बताओ पीरियड ऑफ होल्डिंग लटका हो गया, सेल कंसिडरेशन कितना? 90 लाख। अब एक तो मुझे किससे करना है? इंडेक्स, और एक किससे करना है? नॉन इंडेक्स। तो नॉन इंडेक्स तो ये आ जाएगा 90 लाख माइनस 50 लाख। पापा से पूछ लिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? 40 है ना, लैंड और बिल्डिंग, और इसके ऊपर कैपिटल गेन कितना आ गया? तो ये कितना आ गया? 5 लाख, है ना दीदी? 40 लाख का 12.5% 5 लाख। इसमें तो कोई लोचा ही नहीं था, इसमें तो बिल्कुल ही लोचा नहीं था। चाहे एसेट क्या कहते हैं, अगर लैंड और बिल्डिंग को अगर नॉन इंडेक्स करो तो भी सेम आंसर आना, गोल्ड को नॉन इंडेक्स करो तो भी सेम आंसर आना है। मुद्दा ये कि लैंड और बिल्डिंग को मुझे क्या करना है? इंडेक्स करना है। अब बताओ, अब अगर मैं इंडेक्स करूंगा, सुनना ध्यान से, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, लैंड और बिल्डिंग को क्या करना पड़ेगा बाबू? इंडेक्स करना पड़ेगा। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग लटका, ठीक है, सेल प्राइस कितना? 90 लाख। अब जब मैं कॉस्ट ऑफ इकोवा लूंगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करूंगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करूंगा, उसमें सुनना अब बात। अब मैं लूंगा कोआ इंटू हाँ अपने ईयर का इंडेक्स, माय प्रीवियस ईयर इन्फ्लेशन पॉइंट,
डिवाइड बाय में मेरे सामने 2 साल आ गए भाई, कौन सा? एक बाबू 2023, नहीं दीदी नहीं, और एक 2018। अब ये तो तुम आसानी से समझ जाओगे, बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, कौन सा लेना पड़ेगा? क्योंकि साड़ी के फॉल सा गाओ भाई, साड़ी के फॉल सा। अब भाई साड़ी के फॉल सा मैच किया तो 50 लाख कब के थे? 18 के। तो इंडेक्स भी कब का लेना है? अब 23 का ले सकते हैं क्या? आईसीआई में 23 का लिया मिलेगा, आईसीआई में 2023 का इंडेक्स लिया हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही आईसीआई दोनों ही ठीक मानता है। क्या हुआ भाई? हाँ, तो तुम्हें 3 लेक्चर देख के आने पड़ेंगे, उसके बाद कल की क्लास समझ में आएगा। तो 3 देखने पड़ेंगे, याद रखना। कैपिटल गेन पहले पढ़ा हुआ है? कुछ नहीं, पहले कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है? अच्छा, तो मैम से पूछो पहले एक बार कि मैम लेक्चर कैसे देखने, मुझे आज समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक चैप्टर आएगा कैपिटल गेन्स, उसकी पहले है ना, पहली वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, पहली वीडियो, उसकी 2 से 3 वीडियो देख लेना, ठीक है ना। ये सब तुम्हें दिखेगा, प्रीवियस ओनर, ऐसी बातें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। नहीं ऐसा नहीं है। तो ताई ने बोला ये 50 लाख या 2023 दोनों को हम साड़ी के फॉल सा मैच मान लेंगे, लेकिन हम तो अपने कॉन्सेप्ट पे चलेंगे ना साड़ी से फॉल सा। तो हम क्या करेंगे? 2018 मान लेंगे, क्योंकि 2018 के लिए केस आया था जिसका नाम था मंजुला जे शाह। मंजुला जे शाह, मंजुला जे शाह ने ये बोला कि मैं वो वाला डिनोमिनेटर में इंडेक्स लूंगा जो पापा से पूछा है। इनकम टैक्स में लिखा गया था कि प्रीवियस ओनर के केस में डिनोमिनेटर में वो इंडेक्स लेना है जो असेसी है। अच्छा, असेसी कौन है? प्राची। तो प्राची को कब मिला? 2023। तो इनकम टैक्स में लिखा है प्रीवियस ओनर कॉन्सेप्ट में कि जो असेसी है उसका डिनोमिनेटर लो। मंजुला जैसा जो बंदा था वो कह रहा है कि मैं कौन सा लूंगा? मैं लूंगा जो मेरे प्रीवियस ओनर का है। तो जज ने बोला एक काम करो भाई, इनकम टैक्स और दोनों ठीक मान लो, जो तेरी मर्जी हो वो ले ले। तो हम तो सिंपल एक ट्रैक पे चलेंगे। हमारा ट्रैक क्या है? साड़ी के फॉल सा मैच किया तो हम साड़ी से फॉल सा मैच कराएंगे। अमाउंट और डिनोमिनेटर का ईयर क्या होना चाहिए? सेम। तो गलती नहीं होगी ना। अब मैं डबल डबल क्यों याद करूं? सिर्फ प्रीवियस ओनर को छोड़कर तो गाना गाना है, प्रीवियस ओनर में गाना नहीं। अरे नहीं भाई, गाना किस में गाना है? सब में गाना है। और दोनों ही आंसर क्या है? ठीक है, जब तुम कैपिटल के अंदर क्वेश्चन लगाओगे तो क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व हो रखा होगा। प्रीवियस ओनर वाला मंजुला जे शाह से भी सॉल्व कर रखा होगा और असेसी के डिनोमिनेटर से सॉल्व कर रखा होगा। समझ जाना, सर ने क्लास में बात बताई थी। तो हमें कौन सा लेना है? मंजुला जे शाह के। और एक ही केस है, याद कर लेना, एज पर द डिसाइडेड केस ऑफ मंजुला जे शाह, भाई इतना लिखना है। यानी डिनोमिनेटर इंडेक्स शैल बी टेकन फॉर द प्रीवियस ओनर। तो इसी को मैं यहां लिख देता हूं भाई कि डिनोमिनेटर इंडेक्स किससे पूछो? इंडेक्स भी किससे? पापा। यानी सिर्फ और सिर्फ असेसी प्राची है, लेकिन सब कुछ किससे पूछना है? बाबू सब कुछ पापा से पूछना है। बस असेसी प्राची असेसी है, लेकिन पूछना सब कुछ किससे है? पापा। पापा से पूछना है, ठीक है। याद रहेगी ना बात? मैंने तुमसे पहले बोला एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो किसका बनेगा? लैंड और बिल्डिंग का। क्या ज्वेलरी का कोई क्वेश्चन बनाने लायक है? ये तो तुम अकाउंट्स में करते आ रहे हो, 11वीं क्लास से बच्चा करता था। सेल ऑफ कैपिटल एसेट, सेल ऑफ एसेट्स माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट। 11वीं क्लास का बच्चा जानता है सेल्स माइनस कॉस्ट। 11वीं क्लास का, वो 5वीं 6वीं क्लास का बच्चा जानता है कि प्रॉफिट निकालना तो कैसे निकलता है? सेल माइनस कॉस्ट। क्वेश्चन अगर बनेगा एग्जाम में तो लैंड और बिल्डिंग का बनेगा, समझ ना बात? अब देखो प्रीवियस ओनर में भी लैंड और बिल्डिंग क्या हो गई? है ना। अब यहां पर हमने क्या मान लिया इसको? हाउस। अब मजा आएगा, मतलब मजा इसलिए आएगा तुम पक्के हो जाओगे फिर हाउस के क्वेश्चन में। यहां भी मैंने क्या माना? ये सब क्या है? हाउस। क्या है ये सब? इंप्रूव। ये भी हाउस से सॉल्व करना है। बोलो, समझ में आ गई बात? बड़े भाई आगे। अब सर अगली बात जो समझने वाली है आज, वो समझते हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स में क्या लोचा है, इंटेंजिबल एसेट्स में क्या लोचा है। अब देखो इंटेंजिबल एसेट बिल्कुल सिंपल है ना, राइट। अब बात करते हैं किसकी सर? गुडविल की। किसकी बात करते हैं? गुडविल।
देखता हूँ, अगर वो सीन मिल जाए तो समझ में आएगी बात। हाँ नहीं है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर है नहीं। गुरु गुरु फिल्म आई थी, गुरु फिल्म, अभिषेक बच्चन की। यूट्यूब पे है नहीं बाजीगर। अरे इसमें सीन तो बढ़िया आ रहा है यार, बाजीगर जो दिखाई तुम्हें ना। मुझे पैक नहीं करना ये प्रमोशन मीटिंग्स वहां मैंने आपसे नहीं करता, इसलिए मैं रिलेशनशिप से स्पीक कर लिया। बैंक की ऐसी की तैसी हम जनता के पास चले गए और फैक्ट्री खोलेंगे। डजंट मैटर। और फैक्ट्री के बारे में पब्लिक इशू, पब्लिक इशू देखो कितना फायदा होता है पिक्चर देखने का, सही पिक्चर देखने का, कि पब्लिक इशू का कॉन्सेप्ट भी है इसमें, बैंकिंग लोन का कॉन्सेप्ट भी है इसमें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट भी है इसमें, टैक्स का कॉन्सेप्ट भी है इसमें। सीए फाइनल में कस्टम पढ़ोगे ना, कस्टम एक्ट का कॉन्सेप्ट भी है इसमें। मतलब ये पिक्चर सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए है, ये वाली। इशू गुरु गुरु आपकी चाचा मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे। मेरा बापू कहता था जगत भाई सब लोग बिजनेस कैसे करेंगे, आप बेफिक्र हो जाइए, हम तो इधर के इधर हैं। तो चलो है ना, इसमें क्या होता है सीन में तुम्हें बता देता हूं। इसमें क्या होता है कि एक बंदा गुरु भाई को पैसे देता है कि भाई ये लो पकड़ो ब्लैंक चेक, मतलब और बड़ा बिजनेसमैन है ना, ठीक है, और अपना बिजनेस क्या कर दो, बेच दो, मतलब मर्ज कर दो किसी और में, है कि नहीं बात। तो गुरु भाई जो है ना गुस्सा हो जाते हैं, गुरु है ना, गुरु भाई गुस्सा हो जाते हैं कि भाई, गुरु भाई की मतलब ये है, देखो ये शायद अपना रास्ता बनाना है ढूंढने में, लेकिन ये रास्ता यहाँ है, मतलब जो नंबर अच्छा है नीचे मत रखो भाई, और जब नीचे रखोगे तो फिर शायद उठाने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे खरीदना चाहता है वो, कहता हम जिंदगी को बनाई, मेरी भी क्यों करेगा वो, उसने जो 150 साल में बनाया मैंने 10 साल में बनाया है, कोई बराबरी नहीं। तुम आज यहाँ पहुंचे हो, समझ गए भाई, समझ गए। तो कह रहा है बुड्ढा साला मुझे खरीदेगा वो, उसने जो 150 साल में बनाया। तो ये धीरू भाई अंबानी के ऊपर मूवी बनी थी, मतलब गुरु भाई ने जो रोल किया किसके पिया है, धीरू भाई अंबानी की। और वो 150 साल समझ गए ना किसको कह रहे होंगे, ठीक है।
तो जो 150 साल से हमारे यहाँ बिजनेस करते आ रहे हैं पुराने बिजनेसमैन, तो कह रहे हैं उनने जो 150 साल में बनाया मैंने वो 10 साल में बना दिया। क्या बना दिया? क्या बोलोगे? हाँ, कीमत किसकी लगा रहा है वो? गुरु भाई की। वो गुरु भाई इंसान की कीमत थोड़ी लगा रहा है, उनके बिजनेस की वैल्यूएशन यानी कि गुडविल की कीमत लगा रहा है कि तुमने जो बनाया बढ़िया किया है, रास्ता बहुत बढ़िया बनाया तुमने, तो गुडविल की कीमत लगा लोगे क्या? बोलो, है ना? समझ सुन नहीं रहे बात? तो अगर गुडविल की कीमत दो तरीके से होती है भाई। अब एक गुडविल, तुम सीए बन गए तो कोई तुमसे पूछेगा कितने में बनी सीए? बताइए बहन, कितने में बनी सीए? कितने रुपए लगे सीए बनने में? तो तुम कीमत लगाओगे सीए बनने की? चप्पल कहाँ है मेरी? चप्पल बजाओ पहले बच्चों में। अरे तो वो तुम फीस दे रहे हो, फीस नहीं पूछ रहा मैं, सीए बनने की कितनी कीमत लगी? कोई कीमत है क्या? कोई मेहनती कोई कीमत लगाओगे क्या? है ना? फिर वो कहता है क्या तुमने बोल दिया फीस, तुमने कोचिंग की फीस जोड़ दी, आईसीए की फीस जोड़ दी, सीए फाइनल तक के तुमने बोला चलो टोटल मिला के लग गए होंगे 2.5-3 लाख रुपए। तो मैं कह रहा हूँ ये ले पकड़ 3 लाख रुपए, डिग्री मुझे भी दिलवा दे, तो मिल जाएगी यार किसी को 3 लाख में डिग्री? सामने वाला कह रहा है 3 लाख छोड़ो 5 देने को तैयार हूं, मिल जाएगी 5 लाख में डिग्री। तो एक तो हो गया जो गुडविल तुमने खुद जनरेट करी, उसे बोलते हैं सेल्फ जनरेट। क्या बोलते हैं? जो गुडविल मैंने खुद सेल्फ जनरेट करी एज अ प्रोफेशन, है ना, या एज अ बिजनेसमैन सेल्फ, उसकी कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि खून पसीने की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन एक गुडविल जो हम एज अ बिजनेसमैन मिलकर जनरेट करते हैं, जैसे आप बोलते हो ब्रांड वैल्यू, जैसे पार्टनरशिप में, तो क्या पार्टनरशिप में गुडविल बेची जाती नहीं बेची जाती? है ना? वो उसकी कीमत लगाई जा सकती है ना? उसकी कीमत लगाई जा सकती है, उसकी कीमत लगाई जा सकती है। बोलो, समझ में बात? तो इसलिए अगला कॉन्सेप्ट आता है गुडविल का, यानी जिसे हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? गुडविल बनाई बचपन से, गुडविल बनाई बचपन से, इसलिए सेक्शन 55 से। ठीक है? गुडविल कब से बनाई भाई? बचपन से, तो सेक्शन। अब देखो, चाहे तुमने कोई राइट बनाया हो, अधिकार, मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का, प्रोसेस का, और गुडविल, अगर ये सब चीजें तुमने क्या करी है? सेल जनरेट की। एग्जाम में लिखा मिलेगा, क्या पता लग जाएगा तुम्हें? सेल जनरेट है, तो सेल जनरेट की कीमत क्या होती है? निल। सेल जनरेट की है पापा ने, कीमत क्या होगी? निल। जो बंदा खुद बनाएगा, तुमसे सीए की कीमत थोड़ी पूछ लेगा कोई? निल। लेकिन अगर तुमने सेल जनरेट नहीं करी, तुमने खरीदी है, जैसे पार्टनरशिप में लोग खरीद लेते हैं, ब्रांड वैल्यू खरीद लेते हैं, तो क्या होगा? कॉस्ट टू द एसएससी। और अगर पापा ने खरीदी थी, पहले पापा ने किसी और को खरीदी थी, फिर तुम्हें दे दी, ट्रांसफर कर दी कि भाई तू चला भेजे, तो पापा ने खरीदी थी, तो पापा के लिए भी क्या होगा? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। और गुडविल जैसी चीज में कभी भी क्या नहीं आती? इंप्रूवमेंट, क्योंकि गुडविल में इंप्रूवमेंट के साथ साथ क्या होता है? हाँ, अमोर्टाइजेशन भी हो जाता है। ऐसा नहीं कोई बंदा अगर ऊपर गुडविल कर रहा है तो उसकी इंसल्ट होगी तो नीचे नहीं चला जाएगा वो, है ना? वो कौन थे? वो पॉडकास्ट, वो कौन से पॉडकास्ट वाले भाई? हाँ, वो समय रहना है, वो होगी बेइज्जती, है ना? पॉडकास्ट डालेंगे तो शायद, अभी मैं तो मिलियन व्यू आता है, लैक्स में भी व्यू आ जाए तो बड़ी बात है, और लैक्स में भी इसलिए आ रहे होंगे लोग गाली बक रहे होंगे। दोबारा भी आएगा तो अगर ठीक है, तो आ भी रहे होंगे तो आधे तो गालियां दे रहे होंगे से, इसलिए अब गाली देने के लिए भी तो क्लिक तो करना पड़ेगा ना वीडियो पे, है कि नहीं? बात समझ रहे हो? तो गुडविल ऐसी चीज होती है जिसको आप इंप्रूवमेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी तो गुडविल बहुत बढ़िया चल रही है, भगवान जी की बातें कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है स्पिरिचुअल, फिर एकदम से वो कह रहा है भाई उल्टी सीधी बात कर रहा है, कल्चर पे बात उठा दी उसने, ना, तो भाई फिर उसके बाद FIR हो गई, लोग भी उसे गुस्सा कर रहे हैं, क्या बोल रहा है भाई तू? तो गुडविल का इंप्रूवमेंट कैसे लगाता है? गुडविल तो डिमोलिश भी होती है, तो ताई ने बोला भाई गुडविल में डिमोलिश इंप्रूवमेंट का पंगा ही छोड़ दो, इसकी कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे, क्योंकि डिमोलिश में लॉस आएगा, इंप्रूवमेंट में प्रॉफिट आएगा। ताई ने बोला झंझट ही खत्म। और कितने दिन का लॉस, कितने दिन की इंप्रूवमेंट? अब पता लगा 1 साल बेचारा और मेहनत करने लगे तो लोग बात माफ कर दे, हो सकता है। अरे, और मान लो अगर 5 साल बाद तो पॉडकास्ट बना, 5 साल में तो लोग भूल ही जाएंगे, है कि नहीं बात? ठीक है, 5 साल में नई जनरेशन आ जाएगी, जो 10 साल के बालक जिन्हें पता ही नहीं हो 15 के हो जाएंगे, वो देखने लगेंगे उसे, तो उन्हें क्या पता आज से 5 साल पहले क्या हुआ था? समझ गए ना? तो गुडविल बिल्कुल ऐसे, है ना, अप एंड डाउन चलती है, इसलिए ताई ने बोला इंप्रूवमेंट तो रहने दो, हम इंप्रूवमेंट को टच ही नहीं करेंगे। इसके अलावा और कौन सी इंटेंजिबल एसेट होती है बाबू? टेनेंसी राइट।
टेनेंसी राइट का देखो क्या होता है, एक टेनेंसी एक्ट है, वही बोलता है अगर कोई बंदा किसी बिल्डिंग, हम किराएदार हैं यहाँ, इस बिल्डिंग में कोचिंग क्या है हमारी, किराएदार, तो टेनेंसी एक्ट बोलता है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा, कि अगर कोई बंदा किसी भी बिल्डिंग में मान लो 20 साल 25 साल बिजनेस कर रहा है, तो जब वो छोड़ के जाएगा तो मकान मालिक उसे पैसे देगा। अब बताओ, हम कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी कहते हैं भाई नोएडा में पढ़ना है, वहां चला जियो, तो तुम्हें कहां पता कहां, तुम अगर किसी अपने किसी जूनियर को, छोटे भाई बहन को बताओगे तो कहां बताओगे, सेक्टर 52 में चला जियो, पब्लिक आदर्श पब्लिक स्कूल है, उसके बगल में बिल्डिंग है, उसके बगल की भागल, तू कोचिंग का नाम छोड़, तू यही डाल दे आदर्श पब्लिक स्कूल, वहीं गेट पे जाएगा तो कोचिंग के। तो यानी कि गुडविल हमने कहां पे जमाई है ना। 5 साल में बच्चा कहां जा रहा, 5 साल बाद भी, बोलो है कि नहीं बात। तो जिस बिल्डिंग में मैंने अपनी गुडविल जमा दी उसको तुम खाली करवा रहे हो, कल को वही नहीं खोल लेगा कोचिंग, खोल लेगा नहीं खोल लेगा, मिलता जुलता नाम रख लेगा नहीं रख लेगा, और फिर बच्चे तो आएंगे ही। तो टेनेंसी राइट ये कहता है कि अगर कोई बंदा एक जगह पे बिजनेस कर लेता है तो उसकी गुडविल उस बिल्डिंग से अटैच हो जाती है, लोग उसके नाम को नहीं जानते, अब किसको जानते हैं, उसकी जगह को जानते हैं। क्योंकि अगर तुम मुझे बोलोगे कि सर चांदनी चौक चले जाओ, पराठे वाले गली में पराठे खा लेना, तो वह 10 पराठे वाले हैं, तुम मुझे बताओगे ना कौन सी बिल्डिंग में खाना है, तो मैं पराठे वाले की शक्ल नहीं जानता, सुना है ना पराठे वाले कुछ नहीं, पूड़ी देते हैं वो, है ना, राइट, वो कहते हैं पराठे, पर वो होती क्या है, हाँ पूड़ी होती है, भरवा पूड़ी होती है, मम्मी बनाती है आलू की पूड़ी, वैसी होती है। तो अगर मैं पराठे वाली गली में चला भी गया तो तुम मुझे बताओगे ना सर तीसरी बिल्डिंग में जाना, तो पराठे वाले की इज्जत नहीं, किसकी इज्जत है, तीसरी बिल्डिंग की इज्जत है, पराठा तो कोई भी बना रहा है। तो इसे बोलते हैं टेनेंसी राइट। अब टेनेंसी राइट कौन किसे बेच रहा है, टेनेंसी राइट किराएदार किसको बेच रहा है, ओनर को। टेनेंसी राइट टेनेंट किसको बेच रहा है, ओनर को। तो टेनेंट कह रहा है ठीक है मैं अपना इस बिल्डिंग का क्या छोड़ रहा हूं, टेनेंसी राइट इतने रुपए में बेचूंगा, तो कैपिटल गेन आएगा। टेनेंसी राइट इज एन इंटेंजिबल एसेट। रूट परमिट समझते हो ना, ट्रक के आगे लिखा रहता है बजा हॉर्न, ट्रक के पीछे लिखा होता है बजा हॉर्न निकल फौरन, हंसमत पगली प्यार हो जाएगा, हाँ ये तो पुराना, रो मत पगली लौट आऊंगा, लिखा होता और ट्रक के आगे लिखा होता है ऑल इंडिया रूट परमिट। तो ऑल इंडिया रूट परमिट मतलब मैंने लाइसेंस ले रखा है कि मैं अगर इस ट्रक को लेके जाऊंगा तो कहां लेके जाऊंगा, पूरे। तो ये लाइसेंस मेरे पास है, अब मेरा मन नहीं कर रहा, बहुत ट्रक चला ली, मजा नहीं आ रहा है यार, तो तुम कहने लगे सर मुझे बेच दो, मेरे पहले ही 100 ट्रक है, 50 आप पे खरीद लूंगा, क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा ट्रक भी ले और लाइसेंस भी तेरा, तो मैंने अगर तुम्हें लाइसेंस बेच दिया तो मैंने क्या बेचा, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल गेन देना पड़ेगा। लू मार थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। चरखा होता है, चरखा गांधी जी वाला, ऐसे आज भी गुजरात में, राजस्थान में कई जगह पर ऊन जो होती है चरखे से बनाई जाती है ना। अब चरखे में चाहे मोटर लगा दो, ब्रर मोटर चलती रहेगी, तो चरखा चलता रहेगा ना ऊन बनाने वाला, तो उसे बोलते हैं लू मार्च। इसकी खास बात ये होती है कि ये 24 घंटे चल सकता है चरखा। पंखा 24 घंटे चलता है ना, चल सकता, बोलो चल जाता ना, बोलो चलाए रखो पंखा, खुला छोड़ दो 24 घंटे चलेगा, बिजली का बिल तो आएगा, है ना। वैसे तो है नहीं कि पंखा 24 अगर लगातार 24 घंटे चला दो तो गिर जाएगा नीचे। ट्यूबलाइट चल सकती 24 घंटे चल सकती, क्या दिक्कत है। ऐसे वो चरखा भी 24 घंटे चल सकता है। तो जो लोग चरखा, जिनके चरखे होते हैं, वो कहते हैं भाई हमारी फैक्ट्री तो चल रही है 10 से 5। मैंने कहा मेरे पास चरखा नहीं है पर ऊन है, तो मुझे भाई क्या दे दो, चरखा दे दो पर घंटे किराए पे। मैंने कहा मैं तुम्हारे चरखा ना 4 घंटे चलाऊंगा, है ना, 8 से 12, और 12 बजे फैक्ट्री में ताला लगा देना, फिर सुबह तुम चलाना। तो मैंने, जिसने मुझे चरखे के घंटे बेचे उसे बोलते हैं लू मार्च, और ये इंटेंजिबल एसेट मानी जाती है, क्योंकि घंटे दिख थोड़ी रहे, तो इसे ताई बोलते हैं लू मार्च। ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम तो तुम जानते हो, विराट कोहली ब्रांड नेम बेच रहा है कि ठीक है अपने प्रोडक्ट पर मेरा ब्रांड, मेरा नाम लगा देना, तो इंटेंजिबल एसेट बेची तो विराट कोहली कैपिटल गेन भरेगा। ट्रेडमार्क बेचा, विराट कोहली कैपिटल गेन भरेगा। अब देखो, अब इन दोनों में अगर डिफरेंस देखो, इन एसेट्स में अगर, दीदी ओ प्राची क्या नाम है इसका, सुन नहीं रही बात, देखो अगर चाहे कोई सी भी एसेट्स हो, कोई सी भी, सेल जनरेट पे ताई टैक्स लेती नहीं, क्योंकि ताई कहते खून पसीने की मैं कीमत नहीं लगाऊंगी, इंसल्ट मत कर रहा हूं अपनी सेल जनरेट की। फिर ताई ने बोला गुडविल और राइट्स का तो कोई होगी नहीं,
लेकिन इन 4 की क्या मिलेगी तुम्हें, कोई मिलेगी, ठीक है ना। बाकी देखो ये सेम और ये भी सेम, याद हो जाएगी ना बात, ठीक है ना। एक और अगली बात जो एग्जाम में आ जाती है और ये पिछले अटेम्प्ट के एमसीक्यू में आई थी, अगर किसी के पास कोई भी असेट्स है, कोई भी इंटेंजिबल असेट है, तो असेट जब 2001 से पहले की होती है तो क्या होता है, कॉस्ट और एफएमवी व्हिचएवर इज हायर। इंटेंजिबल असेट में एफएमवी का ऑप्शन नहीं होता कि 2001 में गुडविल की ताई वैसी घबरा रही, कह रही भाई मुझे है ना 2001 से भी मैं क्या करती हूँ, किनारा करती हूँ। बोलो भाई, समझ में आ रही बात। अब ये बता दो 136 तुच्छ सवाल, एमसीक्यू की सवाल है। सेल कंसिडरेशन कितने की बेची गुडविल, 1 लाख माइनस कोआ, लटका होगी ना सेट, तो भाई गुडविल कितने साल बड़ी होगी, 24 महीने, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल है ना, 24 महीने लटका होगी। कोआ कितना लेस करूं, नील, क्यों नहीं दीदी नहीं, मजे ले लिए तुमने यार, सेल जनरेट है ना, सेल जनरेट की गुडविल क्या कोआ क्या होती है, नील। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, 1 लाख। तो नीचे लिखना पड़ेगा इफ द गुडविल इज ऑफ सेल जनरेटेड देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी नील एज पर सेक्शन 55, ये लिखना पड़ेगा जी जी, समझ में आई बात। 137 137 करते हैं, लटका है सटका है, लटका है 137 का सेल प्राइस बाबू कितना, 2 लाख। कोवा क्या लेनी पड़ेगी, कॉस्ट और एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवरेज है। तो एफएमवी ऑन 2001 ली जाती है क्या, अभी तुम ले लोगे बेटे, बेटे ले लोगे तुम, है ना। ये दीदी ले चुकी थी दिमाग में, बिल्कुल शक्ल से पता लग रहा है। अब देखो क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है, क्यों दे रखी है, बहकाने के लिए, ताकि तुम गलत करो। हाँ हाँ ठीक है ना। कॉस्ट कितनी आ गई, तो भाई गलती से एफएमवी मत ले लेना। कितना आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, समझ गए। एमसीक्यू में अभी तो मतलब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ चुके हैं। अब 1 नंबर में इतने छोटे क्वेश्चन आते हैं, या फिर एक केस सिनेरियो आ जाता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें पूछ लेगा। ठीक है, ये होमवर्क है ना, ये तुम घर पे कर पाओगे। अब सर आज का अगला कॉन्सेप्ट आता है, हेडिंग डालो शेयर्स, क्या हेडिंग डालेंगे आज की क्लास, शेयर्स के नाम, शेयर्स के नाम होगी बाबू आज की क्लास। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है ना भाई, मैं चाहे शेयर एनएससी से खरीदूं बीएससी से खरीदूं, जिस दिन खरीदूंगा उस दिन से क्या गिनी जाएगी, पीरियड ऑफ होल्डिंग। भाई आज है, मैंने आज एक शेयर खरीदे और मैंने बेचे 10 साल बाद, तो मेरी पीरियड ऑफ होल्डिंग आज की डेट से तो गिनी जाएगी ना। मैंने आज शेयर खरीदे, मैंने बेचे 10 महीने बाद, तो मेरी पीरियड ऑफ होल्डिंग आज से गिनी जाएगी। पहला कॉन्सेप्ट, जब भी आप शेयर मार्केट से शेयर खरीदोगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी टेकन फ्रॉम द डेट फ्रॉम मार्केट यू हैव परचेज। अगर मैंने आईपीओ से खरीदे हैं तो डेट ऑफ अलॉटमेंट, तो आईपीओ में माना जाता है डेट ऑफ अलॉटमेंट। ये तो डेट ऑफ अलॉटमेंट, मुझे कब अलॉट हुआ है, ठीक है ना। नहीं, जब अलॉट होंगे तो उस डेट से, हाँ ये माना जाता है कि जिस दिन अलॉट हुए हैं उस दिन। देखो अगर तुमने खरीदे प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट बाबू आईपीओ डेट ऑफ अलॉटमेंट। अगर तुमने, और कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट अलॉटमेंट प्राइस, जितना आईपीओ में प्राइस लगा है तुम्हारा, ठीक है ना। अगर मैंने खरीदे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से गिनी जाएगी, जो मुझे ब्रोकर नोट भेजेगा,
है ना, उसमें लिखी होगी, ईमेल पे आती है मेरे पास है। और मेरी कोआ कितनी होगी, जितने रुपए के मैंने शेयर खरीदे और जितना ब्रोकर मेरा चार्ज करता है। तो जो डिस्काउंटेड ब्रोकर होते हैं ना, जैसे जीरोधा वगैरह हो गया, एंजल वन हो गया, ये 15 रुपये चार्ज करते हैं। लेकिन जो बड़े ब्रोकर होते हैं, शेर खान और दूसरे बड़े ब्रोकर, वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं, है ना। तो मैं अपने ब्रोकर बता रहा हूँ, जैसे मैंने एंजल वन ले रखा है, तो वो 15 रुपये चार्ज, इन्हें बोलते हैं डिस्काउंटेड ब्रोकर, है ना। तो मान लो 100 रुपये का एक शेयर खरीदा, ठीक है, तो 15 रुपये एक शेयर पे नहीं है, 15 रुपये पूरे लॉट पर है। कि मैंने 100 रुपये का शेयर खरीदे 100, तो मेरे कितने रुपए क्या है, 10,000 के। तो 10,000 रुपये प्लस 15 रुपये, मैंने 100 के शेयर खरीदे 1,000, तो कितने रुपए खरीदे, 1 लाख। तो 1 लाख प्लस 15, तो वो ये नहीं कह रहे कि हमें एक शेयर पे 15 रुपये दो, तो एक शेयर पे 15 रुपये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, समझ गए ना। पता नहीं वो 15 रुपये कितने महीनों में पहुंचेगा वो 100 रुपये का शेयर। तो उन्होंने बोला ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लो तुम, या ऑर्डर वैल्यू मान लो, समझ गई बात। अच्छा होता बोनस शेयर, बोनस शेयर की हुआ क्या होगी, नील, क्योंकि बाबू बोनस शेयर तो बचपन से 0 पे खेलते आए हैं। लेकिन बोनस शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से गिनेंगे, डेट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। अब एक मजेदार बात बताता हूं, तो कहानी सारी बात समझ में आ जाएगी। एक तुम्हारी तरह कंपनी जिसका नाम है बदमाश कंपनी, बदमाश दिल ठग है, बड़ा गाना गाते हुए, इसने नाम भी क्या रखा, बदमाश लिमिटेड। कसम है तुम पीपी सर की, सर ऐसा मत करो सर। बताओ राइट इशू क्या होता है, हाँ, ये तो पीपी सर की भी कसम देने की जरूरत है, तो 12वीं का कॉन्सेप्ट है। राइट इशू क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या देते हैं। तो भाई मैंने एक राइट इशू निकाला और ये बोला कि अब मैं शेयर बेचने जा रहा हूं मार्केट में, न्यू आईपीओ निकालने जा रहा हूं, उसमें मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या देने को तैयार हूं, सस्ते दाम पे देने को तैयार हूं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, ईसोप एम्प्लॉय को दिया जाता है। इसलिए ईसोप की कैलकुलेशन सीखी थी सैलरी हेड में, राइट इशू की कैलकुलेशन कहां सीख रहे हैं, कैपिटल गेन में, क्योंकि एम्प्लॉय की बात है सैलरी हेड में की जाती है। अब मान लो भाई मैं उनका एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं, अंकुर अग्रवाल, तो मैंने बोला भाई मैं तुम्हारा क्यों खरीदूं शेयर, तो उन्होंने बोला भाई देख शेयर की मार्केट वैल्यू चल रही है 100 रुपए, ठीक है, क्योंकि तुम हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, हम तुम्हें ये शेयर ऑफर करते हैं 80 के भाव में। कितने के भाव में, 80 के भाव में। तो 80 के भाव की ना मेरे पास क्या आएगी, चिट्ठी आएगी, क्या आएगी, हाँ ठीक है ना, एक चिट्ठी मिलेगी कि जिसके पास भी ये शेयर होगा उसे कितने का, जिसके पास भी चिट्ठी होगी उसे कितने का मिलेगा, 80 का। अब ये चिट्ठी हमेशा फ्री में आती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास, ठीक है। अब मुझे ये ऑफर पसंद आया, मैंने वो 80 रुपए का शेयर खरीद लिया, बाबू 80 रुपए का शेयर खरीद लिया। अब जब मैंने वो चिट्ठी से 80 रुपए का शेयर अप्लाई कर दिया, तो मेरा पहला सवाल बताओ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना, 80 रुपए। बताओ बाबू पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लूंगा, शेम, जिस दिन से राइट इश्यू अलॉट हुए, कहां से लूंगा, अलॉट। अब देखो 80 का खरीदा, मार्केट में 100 का चल रहा है, 100 का बेच दूंगा, कितने का फायदा, 20 का कैपिटल गेन, तो है ना, बिल्कुल खरा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बोलो भाई, तो पहला मुझे राइट इश्यू मिला, दूसरा मैंने राइट इश्यू को अप्लाई कर दिया। अगली बात, अब जब ये मुझे राइट इश्यू मिला तो मुझे लगा मेरे पास पैसे नहीं है इतने, मैं तुम्हारे पास आया, मैंने कहा बहुत तगड़ी डील लाया, बहुत तगड़ी डील। तुमने कहा से बताओ क्या तगड़ी डील लेके आए हो। मैंने कहा भाई काम कर, मेरे पास एक चिट्ठी है, उस चिट्ठी में किसी का नाम नहीं है ना, उस चिट्ठी में लिखा है जिसके पास भी चिट्ठी होगी उसको शेयर मिल जाएगा 80 रुपए का। तुम बोले मुझे क्या फायदा है, मैंने कहा मैं मार्केट में 100 का चल रहा है, कल ले ले, कल ही बेच दे 20 रुपए एक दिन में। तुमने कहा वही दादा खोपड़ी खुजा दी, ठीक है, तुम क्यों नहीं खरीद रहे, मैंने कहा मैंने खरीद ली पहली, बहुत जितना फंड था खरीद ली। तुमने कहा ठीक है सर मुझे भी दे दो, चलो चिट्ठी मुझे दे दो। अब मैंने चिट्ठी तुम्हें सौंप दी, इसको बोलते हैं चिट्ठी का रिनाउंसमेंट ऑफ राइट। बताया था सर ने नहीं बताया, या अभी तक पहुंचे नहीं राइट इशू तक, अभी पहुंचे नहीं।
कंपनी एक्ट पढ़ लिया? कितना पढ़ लिया? जनरल मीटिंग नहीं पहुंचे अभी? अरे जनरल मीटिंग पढ़ लिया? बोलो जल्दी बताओ। पढ़ लिया? जनवरी वालों नहीं पढ़ा? चलो कोई नहीं, फिर बता देंगे, है ना। तो अभी चलो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊं, रिनाउंसमेंट ऑफ राइट। अब ये बताओ, अगर मैं ये चिट्ठी तुम्हें दे दूं तो बताओ भाई मेरा क्या फायदा है? ये चिट्ठी मैं तुम्हें दे दूं तो मेरा क्या फायदा है? मैंने कहा बेटे ऐसे नहीं होगा। तो मैंने कहा भाई देख, चिट्ठी से तेरा फायदा तो है ही, मैं तुझे चिट्ठी देने को तैयार हूं 5 रुपए पर शेयर। बोल कितने रुपए? तुमने अभी भी खोपड़ी चलाई अपनी। तुमने कहा क्या दिक्कत है, 5 रुपए सर को दे दूंगा, 15 तो बचेंगे। तो तुम 100 रुपए लेके कहां पहुंचे? अब बताओ कंपनी को कितने रुपए देने तुम्हें? 80। 100 नहीं कितने? तुमने 80 दिए कंपनी को, चिट्ठी का मजा ले लिया, 5 रुपए मुझे दे दिए, तुम्हारे जेब में कितने बच गए? 15। इसमें क्या बुराई है? मैंने कहा भाई चिट्ठी तू ले ले। तो तुमने कहा ठीक है सर मजा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूं? अब ये बताओ तुम्हारे लिए बताओ, तुम्हारे लिए कोवा कितनी हुई? अच्छा नशे में हो? कोवा पूछ रहा हूं मैं, प्रॉफिट नहीं पूछ रहा नालायक। अबे अभी तो बोला कोवा कितनी हुई? क्यों 5 मुझे नहीं दे रहे? फिर तो तुम्हारे लिए कोवा बनी 80 रुपए टू कंपनी, 5 रुपए मुझे। तुम्हारे लिए कोवा कितनी बनी? 85। मैं प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, तुम्हें प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? अलॉटमेंट कहां से होगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग, अलॉटमेंट पीरियड से। कहां से? अलॉटमेंट पीरियड से। नहीं, कोवा का पार्ट मानते हैं। अब ये बताओ क्या मेरे लिए कोई प्रॉफिट होगा? बोलो होगा जी होगा। ये बताओ, ये 5 रुपए चिट्ठी मुझे कितने की मिली थी? फ्री की। तो मैंने चिट्ठी तुम्हें कितने की बेची? 5 रुपए। मेरे लिए कोवा कितनी थी? नील। तो मेरे लिए कितना प्रॉफिट आ गया? तो ये मेरा प्रॉफिट होगा ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ऑलवेज क्या आएगा? हमेशा। क्योंकि अलॉटमेंट ही भाई 3 दिन के लिए खुलता है, और चिट्ठी मेरे पास आई, तो ये तो है नहीं कि मैं तुम्हें चिट्ठी दूंगा और तुम उस चिट्ठी को 1 साल बाद भुनाओगे, ऐसा नहीं होता है कि नहीं बात? तो चिट्ठी मेरे पास आ जाएगी 10-15 दिन पहले, मैं तुम्हें समझा दूंगा स्कीम, तुम 3 दिन में अलॉट कर दो। तो ताई ने बोला तो 1 साल की बात ही क्या कर रहा है, सीधा क्या होगा? ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो तीसरा कॉन्सेप्ट निकल के आया जब मैंने चिट्ठी को कर दिया रिनाउंस। बाबू जब मैंने चिट्ठी को कर दिया रिनाउंस, समझ गए? अब ये जो मैंने तुम्हें चार्ट बनवा दिया, ये टेबल फॉर्म में तुम्हारी नोट्स पे देखो कैसे लिखा है। अब तुम सब समझ गए ना? बस ये लिखी बात, अब क्या टुच्ची बात है। ठीक है, ये वाला राइट शेयर, डेट ऑफ अलॉटमेंट, ऑफर प्राइस 80 रुपए, ये मेरे लिए। राइट शेयर अनाउंस कर दिए तुम्हें, तो तुम्हारे लिए डेट ऑफ अलॉटमेंट, ऑफर प्राइस 80 रुपए प्लस 5 रुपए चिट्ठी का पैसा। रिनाउंसमेंट ऑफ राइट मेरे लिए, वो 5 रुपए मेरे लिए क्या होंगे? हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कोवा क्या होगी? नील, क्योंकि फ्री मिली थी। इसके अलावा कोई भी एसेट मिल जाए तुम्हें विदाउट पेमेंट, जैसे कंपनी ने तुम्हें डिवेंचर फ्री में दे दिए, तो डेट ऑफ अलॉटमेंट इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग और कोवा इज नील। कोवा इज नील। ठीक है बाबू, समझ गई बात? शेयर से पढ़ा रहा हूं आज। तो ये मुझे पता लगा कि जब मैं मार्केट से शेयर खरीदता हूं तो क्या होगा, जब मैं आईपीओ से खरीदता हूं तो क्या होगा, राइट इश्यू लूंगा तो क्या होगा, राइट इश्यू रिनाउंस होगा तो क्या होगा। जमते नोट कर लिया ना? राइट। अब एक अगली बात जो बहुत बच्चों वाली है, बच्चों वाली है ना, तुच्ची बात है। अब एक बार मैंने तुम्हें बताया ना विप्रो के प्राइस कितने हो गए, है ना? विप्रो कंपनी के शेयर खरीदे थे मेरे पिताजी ने 1985 में। तो फिर एक विप्रो की एक रिपोर्ट आई पिछले साल कि जिन्होंने विप्रो के शेयर 1985 में खरीदे होंगे 10,000 रुपए के, 10,000 रुपए के मात्र, उसकी आज कीमत कितनी है? 1 करोड़। बहुत नीचे लगाई है तुमने वैल्यू।
बहुत ही ज्यादा नीचे, हद से ज्यादा नीचे। हाँ 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 1200 करोड़। अगर तुम्हारे दद्दू ने 1985 में सिर्फ 10,000 रुपये लगाए होंगे तो आज 12 छोड़ दो, 10 छोड़ो, 1,000 रुपये लगाए हो तो आज 1,000 भी छोड़ो। दद्दू ने 1985 में सिर्फ 100 रुपये खरीदे हो तो 12 करोड़ वैल्यू आज भी 100 रुपये। मेरे पापा ने खरीदे थे ऐसी 200-300 रुपये के। नहीं, करोड़ों के मालिक होता तो पढ़ा थोड़ी रहा था तुम्हें। घर में मकान बना रखा होता, कहीं मनाली वहीं रह रहा होता मैं, ब्याज का ही पैसा खा रहे होते, अच्छी हवा, पॉल्यूशन से दूर। तो मेरे पिताजी ने वो बेची थी जब पैसे डबल हो गए थे। उनका लॉजिक, मैंने पापा को बोला पापा ऐसा क्यों किया आपने? तो पापा ने कहा भाई देख हमें कुछ जानकारी तो थी नहीं, आईटी सेक्टर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है तो पता भी नहीं था। तो पापा पहले आती थी विप्रो की माचिस, क्योंकि विप्रो एफएमसीजी भी गुड्स बनाता था। आईटी में तो वो 85 के बाद आए हैं। तो विप्रो की आती थी माचिस, फिर आने शुरू हो गए लाइटर। पापा ने कहा लाइटर आने शुरू हो गए, माचिस कंपनी तो बंद हो जाएगी। तो पापा ने क्या किया, मुनाफा देख के बेच दे, बेच दिया। आज की जिंदगी में वो भी दुखी है और मैं भी दुखी हूं, क्योंकि वो सोचते हैं मैंने क्यों बेच दिए, मैं भी कहता हूं क्यों बेच दिए। तो आज पिताजी मेरे 20 करोड़ के मालिक होते अगर वो 200 शेयर उनके पास होते। इतने लंबे, वैसे तो इतने लंबे समय तक लोग रोक लगते नहीं है। अगर उनके 200 रुपए ही 2000 बन जाते 10x तो बेच देते। और अगर 200 रुपये 20,000 बन जाते तो मम्मी भी बिकवा देती, अरे बेचते क्यों नहीं उसे, है ना, क्या करोगे इसको रख के? तो उन्होंने सोचा नहीं था ना कि 200 रुपये 20 करोड़ बन जाएंगे, 10,000 रुपये 1200 करोड़ बन जाएंगे, है कि नहीं बात? 40 साल लगे इसमें, 40 साल लगभग, इतनी वैल्यूएशन पर। तो चलो कोई बात नहीं, 10-20 साल में वैल्यूएशन 1200 करोड़ नहीं तो उनकी वैल्यू 120 करोड़ तो बैठी होगी, है ना, अगर जल्दी बेच देते। तो खैर इतने लंबे समय तक शेयर मार्केट का रूल है, कोई इतने लंबे समय तक रुकता नहीं है। लोग शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन ताई ने बोला यही तो मजा है बाबू लॉन्ग टर्म का, जो तुम लेना नहीं चाहते। तो ताई ने बोला अगर अंकुर भैया तुम्हारे पिताजी विप्रो के शेयर बेचने की बजाय एवरेजिंग कर रहे होते, एवरेजिंग मतलब हर 1-2 साल में कुछ कुछ खरीद लेते, तो मैंने कहा ताई फिर 20 करोड़ क्या, फिर तो 200 करोड़ का मालिक होता, है कि नहीं बात? फिर तो हम घर में नहीं रह रहे होते, महल में रह रहे होते, है ना। और ब्याज इतना आ रहा था 200 करोड़ का, 7% एफडी का ब्याज, है ना, 100 करोड़ का 7%, 7 करोड़, और 200 करोड़ का 7, हाँ जो मतलब 7 ही मान लो मिनिमम। तो एफडी भी कराते थे पिताजी, तो ही आ रहे होते 10-12 करोड़ तो साल के, ठीक है। मन नहीं करता, इतनी दुख भरी कहानी तुम्हें सुना के ना मन नहीं करता पढ़ाने का, पर क्या करूं, बतानी पड़ती है बात। तो मान लो पिताजी ने शेयर खरीदे 1985 में, फिर ताई उन्हें बोल देती भैया क्या कर रहे हो, एवरेजिंग कर लो, बेचो मत। फिर मान लो वो शेयर खरीदते कुछ, है ना, मान लो चलो थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, मान लो 2004 में, फिर पिताजी को लगता है यार विप्रो कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, फिर खरीद लेते हैं कुछ, हाँ 2020 में जब कोरोना का क्रैश आया, सस्ते दाम में मिले फिर, है ना, और फिर खरीद लेते मान लो 2024 में। तो एवरेजिंग करते ना बढ़िया। आज जो बंदा एवरेज कर रहा है तो वो कह रहा है चलो एक काम करता हूं 2024 अपने प्रीवियस ईयर में क्या करता हूं, माय प्रीवियस ईयर में से क्या कर देता हूं, सेल करता हूं। अब देखो यहां खरीदे मान लो पिताजी ने 500 शेयर, यहां खरीदे पिताजी ने मान लो 300 शेयर, यहां खरीदे पिताजी ने 200 शेयर, और यहां बेच दिए 700। पापा ने कहा सारे नहीं बेचते यार, कुछ रखे रखते हैं, क्या दिक्कत है, बाकी निकाल लेते हैं पैसा। 700 बेच दिए 1000 में से। अब कैलकुलेशन कैसे करूं, एज पर सेक्शन 214 कैपिटल गेन का पौधा, शेयर इज एन एसेट, एज पर सेक्शन 242A शेयर लिस्टेड, विप्रो क्या मान रहे हैं हम लिस्टेड शेयर बिकम लटका आफ्टर 12 मंथ,
आफ्टर 12 मंथ। बोलो भाई, समझ में आ रही है बात? इंडेक्स इंडेक्स से कोई लोचा ही नहीं है। अब ये बताओ कैसे निकालूं, कैसे निकालूं 700 की वैल्यू? सिंपल, लीफो दुनिया में चलता नहीं है, फीफो चलेगा। तो ताई ने बोला सर कितने के खरीदे? भाई ये खरीदे 100 के भाव पर, है ना, और एक फिगर ले लेते हैं, ये खरीदे मान लो 150 के भाव पर, ये खरीदे मान लो 180 के भाव पर, और ये बेच मारे मान लो 500 के भाव पर। ठीक है, हाइपोथेटिकल फिगर ले ली हमने। अब ताई ने बोला बाबू फीफो लगाओ, फीफो क्या लगाओ? फीफो। अब जब मैंने 700 बेचे, कितने बेचे? 700। तो 700 में से बताओ ये 200 बेचे होंगे पहले, ये 300 माने पहले या 500 माने पहले? 500। तो ताई ने बोला सर मैं आपके मानूंगी शेयर 500 वाले बिके। कौन से वाले बिके? तो फ्यू मेथड लगाएंगे, 500 इंटू 500 शेयर इंटू 500 का भाव, सेल प्राइस। सेलिंग प्राइस तो भाई निकम्मो, सेलिंग प्राइस तो ये भाव लोगे ना, 5 5 से 25 कितना आ गया? 2.5 लाख। इसमें से क्या करूंगा? कोवा लेस करूंगा। तो कोवा कौन सी लेस कर दूंगा? 1985 वाली। अभी बताऊंगा कि शेयर अब ये कब की वैल्यू हो गई? 2001 से पहले की हो गई। तो कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर, है ना। अभी इसको कोवा निकालनी सीखेंगे, 2001 से पहले की कोवा निकालनी अभी सीखेंगे। ठीक है, आज ही सीखेंगे। ठीक है, अब बाकी कितने बचे बाबू? 200। अब 200 कौन से बेचू? 20 वाले, 4 वाले, 4 वाले। तो ताई ने बोला व्यू मेथड लगाओ। अब हुए 200 इंटू 500 का भाव 1 लाख, माइनस कोवा लेस कर देंगे 2004 वाली, और ये क्या आ जाएगा आपका? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये भी क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इतनी सी बात बताने के लिए कि फीफो मेथड लगाना होता है, ताई ने बनाया सेक्शन 45(2)A। ए कौन सा? ए 45(2)A। अगर आपने कोई भी शेयर अपने डिपॉजिटरी के पास रख रखे, डिपॉजिटरी मतलब डीमैट अकाउंट, शेयर ब्रोकर के आप पास रख रखे, डीमैट अकाउंट में रख रखे हैं, तो आपको कोवा निकालनी पड़ेगी फीफो बेसिस पर। और फीफो बेसिस ईच लॉट पे लगेगा, जो मैंने अभी ऊपर निकाला। ठीक है ना, यानी जब खरीदा, जब पहला लॉट खरीदा 500 का, तो फीफो बेसिस वहां, फीफो बेसिस वहां, फीफो बेसिस निकालना पड़ेगा। फीफो कैसे लगता है? ऐसे लगता है। समझ में आ गई बात? बाबू एक चीज बताना, अगला सवाल 500, 600, 700, 800, 900। अगर मैं यहां लिख दूं 900, भाई यहां लिख दूं 900 शेयर बेचे, अब क्या करोगे? पहला स्टेप ये, दूसरे स्टेप में 300, और तीसरे स्टेप में तो 100 यहां से ले लेंगे। तो इसका 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 लॉट अलग, इसका लॉट अलग, और इसका लॉट अलग। ये इधाई कह रही है लॉट वाइज क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि फीफो मेथड लगाना है। सबकी कोवा अलग है, सबकी सेलिंग प्राइस तो एक है, लेकिन सबकी, भाई इसकी कोवा 100 है, इसकी 150 है, इसकी 180 है, तो कोवा अलग है ना सबकी, इसलिए मुझे लगाना पड़ेगा, हर लॉट को अलग निकालना पड़ेगा। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? पहला कॉन्सेप्ट, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेना है, ये पढ़ा हमने यहां से। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर मैं शेयर बेचने जाता हूं तो फीफो मेथड यूज करना, ये पढ़ा हमने 45(2)A से, है ना। अगला कॉन्सेप्ट बिल्कुल टुच्चा, जो तुम बचपन से पढ़ते हो, बचपन से पढ़ते हो मतलब जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था ब्रेकअप पार्टी में। जब भी कोई भी मैं शेयर बेचूंगा तो बताओ, बोलो बाबू, क्या तुम्हें याद है? बोलो हाँ मुझे गाओ भाई सिर। अरे विपाशा बसु ने क्या बोला था? हाँ मुझे याद है। तुम भी बोलो हाँ मुझे याद है। याद है ना? कि नहीं याद? क्या बोल रहा है नशेड़ी आदमी? क्या बोल रहा है? राहुल गांधी टैक्सेबल एट द रेट 20%। अगर वो शेयर क्या होंगे? लिस्टेड होंगे, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उस पर क्या की होगी? पे कर दी होगी। याद आ गया? समझ आ गई बात? अगली बात, ये वाली बात कुछ बताने वाली बात है?
डिडक्शन ऑफ 80C टू 80U सिर्फ किसको मिलता है? ओल्ड रिजीम में भी किसको मिलता है दीदी? बैलेंस को। वो भाई उल्टा बोल रहा है, देवर देवा उल्टा बोल रहा है तू, चेंज कर लेना, वो गलती से पुरानी प्रिंट कर दी, क्वेश्चन में डेट गड़बड़ हो गई, क्वेश्चन भी हो सकता है ऊपर नीचे, मैंने अपडेट वही है ना, और डेट भी तुम्हें 1-1 साल आगे बढ़ाना पड़ेगा। किसके? वो वीडियो, उसकी वीडियो बना रखिए ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। अपडेटेड वीडियो बना रखी है तुम्हारे साल की, तो तुम्हें उसमें एक डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी। मतलब जिसके पास पुरानी बुक आ गई ना गलती से, उनको कुछ नहीं करना, 2012 लिखा है तो 13 कर देना, 2022 लिखा है तो 23 कर देना, बाकी कोई फर्क नहीं है। इसको ये तो कह रहा हूं, अपडेट कर लो। अगली बात बताओ, ये कौन है भाई? केजरीवाल जी भेज रखी है, पूरे टेक्स्ट की पीडीएफ भेज रखी है भाई, भेज देना भाई एक बार, है ना। ये तो देखो, अरे ये तो देखो जो तुमने पढ़ रखा है, तो ऐसी बात भी नहीं है पढ़ रखा हो। केजरीवाल जी कितना, लेकिन किससे ऊपर? अगर सेल कहां से हुई हो और एसटीटी क्या कर दिया हो? पे कर दिया हो। ये बात याद करो, इंडेक्सेशन तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इंडेक्सेशन तो बाबू सिर्फ लैंड और बिल्डिंग पे, वो भी है ना 23 तारीख की डेट। ये बात याद करो। डिडक्शन मिलती नहीं, क्यों नहीं मिलती? क्योंकि डिडक्शन तो सिर्फ घर वालों को मिलती है। तो डिडक्शन तो ना राहुल जी को मिलती, ना केजरीवाल जी को मिलती, ना सोनिया गांधी जी को मिलती, ना तुक्के को मिलती। डिडक्शन तो सिर्फ घर वालों को मिलती है। ये वाली बात याद आ गई? याद आया? क्वेश्चन अलग अलग कराया था कि अगर किसी भी टैक्स लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लिस्टेड इक्विटी है, यानी कि हमारे केजरीवाल जी हैं, तो केजरीवाल जी को 87A भी नहीं मिलता। केजरीवाल जी का टैक्स अलग, बाकी टैक्स अलग, बाकी टैक्स में डिस्काउंट नंबर 87 है, उनमें नहीं मिलेगा। याद आ गई बात? ये बात हम ऑलरेडी ब्रेकअप पार्टी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहां कुछ अलग से बताने वाली बात नहीं। ठीक है। अब सर कि क्वेश्चन करने हैं तो हमें उसमें कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिर से रिवाइज भी हो जाएगा तुम्हारा। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैं लिख रहा हूं राहुल जी को लिस्टेड इक्विटी, बाबू लिस्टेड इक्विटी, लिस्टेड ठीक है। अब देखो, अगर शेयर बिकते हैं, जो राहुल जी की शर्त है बेचने की, क्या स्टॉक एक्सचेंज से बिकने चाहिए प्लस, यानी लिस्टेड होने चाहिए, प्लस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड हो जाना चाहिए, है ना। या चलो इसको ऐसे लिख देता हूं, इक्विटी यहां लिख देते हैं, लिस्टेड इधर लिख देंगे अनलिस्टेड। अगर लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज से प्लस एसटीटी, ठीक है ना। क्या करना बाबू? राहुल गांधी जी बिल्कुल सही तरीके से आ चुके हैं, तो सेल कंसिडरेशन लिखूंगा, माइनस कर दूंगा कोवा, है ना। बोलो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, हाँ क्वेश्चन में बता देते हैं साहब कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कितना है। क्या चीज? ये बोतल मेरी है। कौन सी सर की? यार सबकी नजर मेरी बोतल पे क्यों है? एक दिन बच्चा आया कह रहा पराग सर की है। किस दिन मुझसे कोचिंग वाले इसका बिल ना मांग ले, बिल दिखाओ।
किसके नाम पे है? मैं समझता हूँ कभी कभी ना जो जो से मुंह लगा लेता हूं मैं। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कोआ अगर निकालने से कैसे निकालेंगे, तो सुनना ध्यान से इसको, बहुत ध्यान से। कोआ निकालने के लिए बोला, ताई ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो इसका मतलब कि एसेट में क्या मान रहा हूं यहां पे, लिस्टेड लटका। सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन ठीक है। तो ताई ने बोला थोड़ा सा याद कर लेना बाबू लोग कि कोवा हम निकालेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी है, 3 है, 31 जनवरी 2018, 31 जनवरी 2018 और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लेस। इस लेस को माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर। ये जो हायर होगी ये बनेगी तुम्हारी कोआ। ठीक है, समझ गई बात? अब मान लो अगर ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है ये निकली हमारी गलती से बिफोर 1 अप्रैल 2001, अब क्या करूं? अब क्या होगा? तो यहां पर ये कोआ बनेगी कॉस्ट, जो पुराना फॉर्मूला है एफएमवी ऑन एसडीवी वगैरह तो लैंड पे लगती है, लैंड और बिल्डिंग पे, एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर। तो ये कोआ बनेगी ये वाली। तो यहां मुझे ये वाली कोआ निकालनी है 2018 की वैल्यू से, और ये वाली कोआ निकालनी है अगर 2001 से पहले है तो कॉस्ट ऑफ एफएमवी विच एवर इज हायर। ठीक है, बोलो भाई, समझ में आ गई बात? कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब अगर वही लिस्टेड शेयर जो लटका है ना, तो चलो यहां लिख देता हूं मैं लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर। ठीक है, अगर वही लॉन्ग टर्म शेयर अगर लिस्टेड है लेकिन वो ग्रे मार्केट से बिकते हैं, कहां से बिकते हैं? ग्रे मार्केट। तो ऐसे लिख रखा होगा एग्जाम में, स्टॉक एक्सचेंज से नहीं बिके, नॉट सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, है ना, स्टॉक एक्सचेंज से नहीं बेच रहे। नहीं, मतलब वो है तो लिस्टेड ग्रे मार्केट में, ग्रे मार्केट में भी लिस्टेड होते हैं वो, ग्रे मार्केट का एक्सचेंज अलग होता है। या फिर है तो वो लिस्टेड शेयर लेकिन उस पर क्या नहीं पे किया तुमने, हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है ना। तो ताई ने बोला अगर ऐसा है तो क्या होगा? सेल कंसिडरेशन माइनस कोआ, क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, कितने कितने रेट पे टैक्स दोगे?
12.5 चलता है ना, 112 है। और ये भी कितने रेट पे टैक्स है? यही तो बाबू टैक्स। नॉट पेड, हाँ, या तो सिक्योरिटी एक्सचेंज से ना हो या फिर एसटीटी नॉट पेड। ठीक है, इस तरफ क्या हो सकता है? वही लॉन्ग टर्म शेयर क्या हो हमारे, अनलिस्टेड हो। अनलिस्टेड बिल्कुल सेम जैसे हम अदर एसेट को करते हैं, ठीक है ना। सेल कंसिडरेशन माइनस कोआ क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और ये फिर किसकी तरह टैक्सेबल होंगे, है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5 सोनिया जी की तरफ से, तो टैक्सेबल एट द रेट 12.5%। भाई लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म अगर इक्विटी लिस्टेड है तो केजरीवाल जी, और अगर वो लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, तो सोनिया जी। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो या तो केजरीवाल जी आएंगे या सोनिया जी आएंगी बस। शॉर्ट टर्म के लिए या तो राहुल गांधी या फिर बैलेंस, मैं ना बात। इसलिए अब क्या बनाते हैं अगला डायग्राम बाबू, शॉर्ट टर्म का। किसका बनाते हैं, अब हेडिंग डालो शॉर्ट टर्म इक्विटी शेयर्स, तो तुम्हें खोपड़ी में बात समझ में आएगी। शॉर्ट टर्म इक्विटी, लिखो अगर शॉर्ट टर्म है लिस्टेड, अगर शॉर्ट टर्म लिस्टेड हो गए तो कौन हो गए, राहुल जी। सेक्शन कौन सा लग गया, 111 है, तो क्या होगा, सेल कंसिडरेशन माइनस कोआ क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। टैक्स कैसे लगेगा, एट द रेट 20%। अगला, अगर ये शॉर्ट टर्म क्या हुए, शॉर्ट टर्म अनलिस्टेड, तो लिस्टेड कब शॉर्ट टर्म होते हैं, 12 महीने के नीचे जब रहते हैं, और अनलिस्टेड कब शॉर्ट टर्म होते हैं, 24 महीने के नीचे। तो लिस्टेड में कब ये शॉर्ट टर्म होते हैं, विद इन, और अनलिस्टेड कब शॉर्ट टर्म कहलाए जाते हैं, भूल मत जाना पहली क्लास, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, सेम सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब बस मुझे बता दो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल कैसे होगा, 20%, 12.5%, कौन सा, खोपड़ी चला लो होश में। 20 तो भाई शॉर्ट टर्म लिस्टेड होते हैं, 20 तो राहुल गांधी और राहुल गांधी कौन है, शॉर्ट टर्म लिस्टेड, तो 20 तो लग नहीं सकता, फिर 12.5 लगेगा, क्योंकि 12.5 के लिए एसेट क्या होनी चाहिए, और दूसरी राहुल सोनिया जी होंगी 112, तो 112 के लिए भी वो क्या होने चाहिए, लॉन्ग टर्म। केजरीवाल जी भी कौन होने चाहिए, लॉन्ग टर्म। फिर आया तुक्का, तुक्का तो कैजुअल इनकम है, वो तो शेयर है ही नहीं, तो फिर कहां जाएंगे, बैलेंस में जाएंगे, स्लैब रेट पर कहां जाएंगे। तो ये जो शॉर्ट टर्म, समझ में आई बात,
अब ये बताओ, ये बात का अंदाजा, ये बात की टैक्सेबिलिटी तुम्हें कैसे पता लग रही है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्या है? ब्रेकअप पार्टी। बस बच्चे बाकी दुनिया के इसी में कंफ्यूज हैं। समझे कंफ्यूजन कारण क्या है? कि उनके दिमाग में डेटा नहीं बनता, टैक्स का रेट कौन सा लगना है। इसीलिए ब्रेकअप पार्टी पहले ही सिखा के पहली प्रैक्टिस करा देता हूं, है ना। अब जब तुम्हें ही अभी कंफ्यूजन हो रही है, जबकि तुम्हें सारा डेटा पता है। अरे जो इन चार में नहीं आएगा, जो सोनिया नहीं, जो राहुल जी नहीं, जो केजरीवाल जी नहीं, जो तुक्का नहीं, वो कहां है? तो अब ये क्या ये चारों है? नहीं, तो ये कहां जाएगा? बैलेंस में, यानी स्लैब रेट लगेगा। हाँ दीदी लिख लेते हैं, और क्या, बिल्कुल लिख लेते हैं, बिल्कुल सही बात बोली तुमने। जो बाबू हमारा लिस्टेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लिस्टेड, तो ये हाँ बिल्कुल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो 12.5 लगेगा टैक्स, वो कब लगेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस लिस्टेड पे, है ना। तो क्या करना पड़ेगा उसमें से? माइनस, तो 1,25,000 तब माइनस करने हैं, है ना, जब तुम्हारा एसटीटी का वो सब पे हो, तो यहां माइनस हो जाएंगे, बिल्कुल सही। प्रॉफिट में से, अरे कैपिटल, अब ये क्यों ब्रेकअप पार्टी बोल गई? 1,25 कहां से माइनस करते जी? प्रॉफिट में से 1,25 कहां से माइनस करते हैं? गेन में से माइनस करना। क्या लिखा है? टैक्सेबल होगा 12.5% इन एक्सेस ऑफ। अब ये जो टैक्सेबिलिटी आती है वो किस पे आती है? प्रॉफिट पे। तो 1,25 किस में से माइनस करने हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से। ये तो ब्रेकअप पार्टी में कराया था। तो 1,25 किससे माइनस करने हैं दीदी? यहां से माइनस करने हैं। ये जो वैल्यू है, ये हरे पेन से जो हाईलाइट है, इसमें से माइनस करने हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से 1,25 माइनस करो और 12.5 भर दो। याद आ गई बातें? यानी ये दो सेक्शन वही हैं जो पहले पढ़ चुके हो तुम, बातें भी वही हैं, सिर्फ यहां पे को कैलकुलेट करने का बस मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, फॉर्मूला बताया है। बस वहां क्या करते थे ओ भाई, वहां क्या करते थे? ब्रेकअप पार्टी में सिर्फ ये करते थे कि मैं तुम्हें बताता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर राहुल गांधी जी इतना। वहां तुम्हें मैं प्रॉफिट लिखवाता था, यहां प्रॉफिट नहीं लिखवा रहा। यहां सेल्स माइनस कोआ प्रॉफिट, फिर उस पर टैक्स है। समझ ना बात? भाई यही फर्क है ब्रेकअप पार्टी और इसमें। वहां जब मैं कहता था कि भैया 1.5 लाख रुपए कमा लिए केजरीवाल जी ने, 1,25 माइनस कर देते तुम, तो वो 1.5 लाख रुपए कमाए थे, वो क्या थे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर। वो टैक्स, हाँ ये कह दो चाहे, वो तो टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए था। तो घर जाके कंपेयर करना ये और ये, तो समझ जाओगे कि वो टैक्स लायबिलिटी थी, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलवा रहा हूं, है ना। यहां क्या सीख रहे हैं? यहां सीख रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन, 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 हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन। यहां कैपिटल गेन सीख रहे हैं। ब्रेकअप पार्टी में क्या सीखते हैं? हाउ टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। तो यहां का कॉन्सेप्ट अब टैक्स लायबिलिटी पे जाता है। समझ गए हो ना लायक हो? तो आज मैंने तुम्हें क्या पढ़ा है? देखा जाए तो गुडविल, प्रीवियस ओनर, शेयर मार्केट, है ना। अब ये होमवर्क है, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। अब ये तुम्हें कौन सी वीडियो मिलेगी? हाँ वही तो बता रहा हूं, पूरे की पूरी वीडियो मैंने एक साथ बना रखी है। कंटेंट में जाएंगे, कोर्स रिकॉर्डिंग में जाएंगे, टैक्सेशन में जाएंगे, न्यू बैकअप में जाएंगे। बाबू कैपिटल गेन आ गए,
कैपिटल गेन में ये रहा लेक्चर 4 सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है। तो अब तक जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिए वो सॉल्व करके मैंने यहाँ पे डाल दिए, तो इनको मैच कर लेंगे, है ना। मुझे उम्मीद है सारे के सारे तुम्हारे आसानी से मैच हो जाएंगे। तो बस क्वेश्चन करके फिर तुम मुझसे आंसर मैच कर लेना। समझ गई बात? बहुत है आज के लिए। तो क्या सीखा भाई आज? प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट सीखा। सब कुछ किससे पूछना है? पापा से। लेकिन एसएससी कौन? प्राची। लेकिन सब कुछ डेटा, अगर वही क्वेश्चन लैंड और बिल्डिंग का आ गया तो कोआ भी पापा से और इंडेक्स भी पापा से, ठीक है। तो विदाउट इंडेक्स करेंगे, इंडेक्स करेंगे। फिर सीखा हमने गुडविल, ठीक है ना। इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट सेल जनरेट करी, कोआ नेल। खरीदी तो कोआ इज परचेज प्राइस या परचेज प्राइस बाय द प्रीवियस ओनर। राइट्स और गुडविल में सिर्फ दो एसेट्स, राइट्स और गुडविल में इंप्रूवमेंट नहीं होती, कि गुडविल ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन लूमार, पेटेंट, ट्रेडमार्क, है ना, कॉपीराइट, टेनेंसी राइट, इन सब में इंप्रूवमेंट होती है। शेयर का कॉन्सेप्ट सीखा। शेयर अगर हमारे राइट इशू है तो मैंने खरीद लिए, राइट इशू है तो मैंने रिनाउंस कर दिए। शेयर आईपीओ से लिया तो अलॉटमेंट की डेट, आईपीओ का प्राइस मेरा कोआ बनेगा। शेयर मैंने शेयर मार्केट से लिया तो अलॉटमेंट डेट और कोआ मेरा बनेगा जितने रुपए का मैंने मार्केट से खरीदा प्लस ब्रोकर का प्राइस, ठीक है। हाँ, 15 रुपए जो बोलता है एक बंच का, एक ट्रांजेक्शन का। फिर फीफो मेथड लगाते हैं शेयर पे, है ना। 45(2)A ने बोला जब भी शेयर आपके पास बहुत सारे लॉट में रखे हैं, एवरेजिंग कर रखी है आपने शेयर्स की, तो क्या लगेगा? फीफो मेथड। जो सबसे पहले खरीदा होगा उसी की कोआ माइनस करेंगे, ठीक है। फिर जो हमने पुरानी यादें ताजा करी, एक राहुल जी 111 है, केजरीवाल जी 112 है। चाहे 111 है हो चाहे 112 है हो, डिडक्शन तो मिलती नहीं, क्योंकि डिडक्शन तो सिर्फ घर वालों को मिलती है। ये कॉन्सेप्ट हम पहले सीख चुके हैं, ठीक है। 111A में टैक्स की लायबिलिटी 20% आएगी, ठीक है ना, बशर्ते शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और एसटीटी पेड और लिस्टेड होने चाहिए। केजरीवाल जी ने बोला मैं भी लिस्टेड होना चाहिए। अगर मैं लिस्टेड हूं, एसटीटी पेड है, तो पहले अपने प्रॉफिट में से 1.25 घटा देना, बचे हुए पे 12.5 देना। तो ताई ने किसको बढ़ावा दिया? लॉन्ग टर्म करके बेचो ताकि 1.25 का मजा ले सको, ठीक है। अगर वही शेयर हमारे अनलिस्टेड है तो ताई ने बोला अनलिस्टेड है, तो केजरीवाल जी तो जाएंगे ऐसे, मतलब केजरीवाल जी का नाम ही देंगे, वो कैसे जाएंगे? सिंपल कैलकुलेट कर दो, जैसे ज्वेलरी को कैलकुलेट करते हैं। ज्वेलरी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेल्स माइनस कोआ। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और वो अनलिस्टेड है तो भी सिंपल कैलकुलेट कर दो जैसे ज्वेलरी को कैलकुलेट करते हैं, सेल्स माइनस कोआ। अब चाहे ज्वेलरी हो चाहे ये हो, दोनों ही कहां जाने हैं? स्लैब रेट पे जाने। कहां जाने? स्लैब रेट पे जाने। यानी कि जो 111A नहीं, 112A नहीं और 112 नहीं और 115B भी नहीं, वो सब स्लैब रेट में जाके जुड़ जाते हैं। ये ब्रेकअप पार्टी की यादें तुम्हें ताजा हो गई। अब ये 3 ही क्वेश्चन है, सिंपल से, ये आराम से कर लेंगे, है ना, मैच कर लेंगे। तो भाई हाँ, चैप्टर नहीं, क्लास खत्म हो गई। चैप्टर में बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अब चैप्टर में बातें क्या है? देखो, चैप्टर में कुछ ऐसी बातें हैं, मेरे पास स्टॉक रखा था, है ना, मैंने उसे किसमें बदल दिया? मैंने उसको, समझ में आई बात? बोलो, पहले मेरी दुकान थी, ठीक है, अब मैंने उस दुकान को कहां पे कन्वर्ट कर दिया? पर्सनल असेट्स पर। तो स्टॉक को पर्सनल असेट बेच दिया, समझ में आई ना बात? अगर वो शेयर फर्म बेचेगी तो क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म बेचे तो छोटी छोटी लाइनें आगे बस, है ना, कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर सरकार ने तुम्हारी कोई एसेट जबरदस्ती हथिया ली, जैसे सरकार ने जमीन हथिया ली, अब तो कैपिटल, सरकार ने जमीन हथिया ली, मुआवजा दे रहे हैं ना, तो कैपिटल गेन तो ताई पे भी लगाएगी। ये पढ़ लिया हमने, ठीक है ना। फिर भाई मान लो अगर क्या हुआ, कंपनी लिक्विडेट हो गई, क्या हो गई, तो क्या होगा? ठीक है ना। या फिर क्या हो गया, बाई बैक कर लिए शेयर,
तो क्या होगा, बस, है ना, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। किसी को तुमने एडवांस दिया, है ना, भाई तुमने मुझसे जमीन खरीदनी थी, तुमने मुझे क्या दे दिया, मैंने तुम्हारा एडवांस जब्त कर लिया, समझ गए। तो ये बस छोटी छोटी सी बातें हैं और कुछ नहीं है। और फिर आखिरी दिन क्या पढ़ेंगे, कैपिटल गेन की एग्जम्पशन। तो मतलब ज्यादा नहीं बचा, ज्यादा 2-3 क्लास का और बचा है, मतलब ऐसा नहीं कि सैलरी की तरह पूरा महीना लग रहा है ना, छोटा चैप्टर, ज्यादा बड़ा नहीं है। चलो भाई, बस क्वेश्चन करके आएंगे, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।